चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। चलिए गाथा नंबर आज चलेगा 21, काल द्रव्य को लेके गाथा नंबर 21 का आज देखेंगे व्याख्या को। थोड़ा उच्चारण कर लीजिए। दव परिवट्ठरो जो सो कालो हवै व्यवहारो, परिणामादि लखो वट्ठन लखो य परमट्ठो। दव परिवट्ठ लखारो जो सो कालो हवै व्यवहारो, परिणामादि लखो वट्ठन लखो य परमट्ठो। अब काल द्रव्य के स्वरूप को बताते हुए काल द्रव्य कैसे काम करता है। जो परिणाम आदि लखो, लक्षण कैसा है? जो परिणाम आदि परिणमन कराना जिसका लक्षण है। किसका कराना है? दव परिवट्ठो, द्रव्यों का परिवर्तन में जो कारण है, स्वयं परिणमन करता हुआ जो अन्य द्रव्य को परिणमन कराता है। सो व्यवहारो कालो, वह व्यवहार काल होता है। और वट्ठन लखो और वर्तनाय जिसका लक्षण है वह परमार्थ से निश्चय काल है। मतलब काल द्रव्य के भेदों को और काल द्रव्य को समझिएगा। काल द्रव्य का मतलब होता है हमारे अंदर द्रव्य में जो उत्पाद वे ध्रुव जो द्रव्य का लक्षण कहा है, तो वो उत्पाद वे ध्रुव जो लक्षण है वो सत रूप से अपने पास होता है और ये द्रव्य का लक्षण है। इसमें उत्पाद वे जो परिणमन हो रहा है, पूर्व पर्याय का नाश, नई पर्याय का उत्पाद और ध्रुवीपना जो बना हुआ है, तो इसमें कौन सा द्रव्य बाह्य निमित्त से काम कर रहा है? तो बाह्य निमित्त से जो काम कर रहा है वो है काल द्रव्य। काल द्रव्य ना हो तो ये परिणमन आपका हो नहीं सकता। तो काल द्रव्य के निमित्त से आपके सब द्रव्यों में सब में परिणमन देखा जाता है। यही काल द्रव्य अगर परिणमन ना करे तो सब कूटस्थ हो जाए। कूटस्थ मतलब जहाँ है वहीं स्थायी हो जाए, क्योंकि परिणमन नहीं करेगा। आप छोटे हैं छोटा, बड़ा बड़ा, कोई कुछ होगा ही नहीं ऐसा। तो काल द्रव्य के बारे में कह रहे हैं परमार्थ से और व्यवहार से। तो इसका मतलब काल द्रव्य दो प्रकार का हो गया, व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल के लिए अपने पास घड़ी, घंटा, का वर्ष, युग है ना, पल्य, सागर, ये सब काल द्रव्य के व्यवहार काल के लक्षण है। जब वर्तना मात्र, परिणमन मात्र ये निश्चय काल का लक्षण है। निश्चय काल का जब हम देखेंगे, जो उत्पाद वे ध्रुव रूप से होता रहता है वह वर्तना परिणाम, वर्तना काल आता है। तो काल द्रव्य के जो घड़ी, घंटा, समय, सेकंड, ये जितने पर्याय हम कलेक्शन करते हैं, ये मुख्य रूप से हमारे काल द्रव्य में देखे जाते हैं। काल द्रव्य के उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे कुम्हार का चाक होता है। कुम्हार का चाक यानी चक्र, जिस प्रकार से वो घूमता है वो किसके निमित्त से घूमता है? नीचे कील होती है एक, तो वो कील अगर ना हो तो घूम नहीं सकता। तो इसी प्रकार से काल द्रव्य ना हो तो छह द्रव्य में परिवर्तन, स्वयं काल द्रव्य में परिवर्तन नहीं होगा ना, काल द्रव्य परिवर्तनशील है। इसीलिए उस काल द्रव्य का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने यहाँ काल द्रव्य। ये याद रखना आप लोग। तो मिनट, एक घंटा है आदि, ये व्यवहार काल, निश्चय काल, ये दो प्रकार से अपन काल द्रव्य को समझते हैं। काल द्रव्य कितने प्रदेशी है? तो एक प्रदेशी है। आगे स्वयं बता रहे हैं कि काल द्रव्य कैसा होगा और काल द्रव्य प्रदेश के अभी तो फिलहाल तो अपन काल द्रव्य के बारे में, निश्चय और काल व्यवहार काल द्रव्य के बारे में हम थोड़ा देख लें, समझ लें, जिससे कि हमारी व्यवस्था को। काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है समय।
है ना। उसके बाद उससे होती है आंवली। इसके बीच में और कलेक्शन होता है, वो थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए। संख्यात समयों की एक स्तोक होता है, 7 स्तोक का एक उच्छ्वास होता है, 38.5 उच्छ्वासों का एक नाली होती है, 2 नाली का एक मुहूर्त होता है। ऐसा अपने पास मुहूर्त सबसे बड़ा कलेक्शन है। तो हाँ, आपने बाद में आपको देख के इसको लिख लेना, कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा सा पढ़ लो। हाँ नहीं, आपके यहाँ घर में है, कोई से भी बोल देना, निकाल के बता देगा कहाँ है ना। तो अपने पास जो ये स्तोक, उच्छ्वास, नाली और मूर्त, ऐसा। तो अपने पास अगर सरल भाषा में समझना तो ऐसा समझ लो, असंख्यात समयों की एक आंवली होती है, और एक आंवली के ऊपर अपन जब चलेंगे तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में हम एक समय कम करेंगे तो भिन्न मुहूर्त होता है, और 2 समय कम करते तो अभिन्न मुहूर्त होता है। तो भिन्न मुहूर्त, अभिन्न मुहूर्त, ऐसा चलेगा। मुहूर्त का जब हम कलेक्शन करेंगे आगे जाके, तो हमारे पास आगे बढ़ते बढ़ते 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। 30 मुहूर्त को हम कर लें कलेक्शन तो दिन रात होता है। नहीं तो पहर में इसको कर लें तो 3 घंटे का एक पहर होता है, 8 पहरों का एक दिन होता है। 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, तो एक दिन रात मिला के एक दिन होता है। और 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। तो उनको दोनों को मिला लो तो एक पक्ष हो जाता है। 15 दिन का एक पक्ष होता है ना। सप्ताह को और मिलाओ, इस पर एक दिन और रख लो तो इस पर। और 2 पक्षों का एक मास होता है, 2 मास की एक ऋतु होती है, और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। 2 अयन का एक वर्ष होता है, 5 वर्षों का एक युग होता है। ऐसे आप कलेक्शन वर्ष कालों का, ये व्यवहार काल का कलेक्शन आपको बता दिया। आगे ये कहाँ तक चला जाएगा, आगे जाके आप ये संख्यात वर्ष पे, जैसे कि एक पूर्व कोटि तक ये संख्यात वर्ष माना जाता है। उसके ऊपर एक समय बढ़ा दोगे तो असंख्यात संयुगों में चला जाता है संख्यात। फिर वहां से जाके पल्ले से ऊपर जाओगे तो सागर, पल्ले में व्यवहार पल्ले, अद्धा पल्ले, उद्धार पल्ले, ये से आपका कलेक्शन चलेगा। ऐसे व्यवहार सागर है, अद्धा सागर, उद्धार सागर, ऐसा एक कलेक्शन पहले आपको मैं दे चुका हूँ। वही कलेक्शन यहाँ पे आप उसको याद रख लेना। तो मुख्य रूप से जो परिणमन हमारे अंदर हो रहा है, हम छोटे से बड़े, बड़े से बूढ़े, बूढ़े से मरे, तो ये सब काल द्रव्य की आपके ऊपर है। हम सूर्य और चंद्रमा से विशेष दिन रात को देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा तो निमित्त मात्र हैं। सूर्य और चंद्रमा से दिन रात नहीं होता, हमारे काल द्रव्य से होता है। सूर्य तो आता है चला जाता है, तो सूर्य आता है तो दिन हो जाता है, चला जाता है तो रात होती है। लेकिन कलेक्शन हम काल द्रव्य से करते हैं। हाँ, ये वो तो इसलिए याद रखना आप लोग। धीरे धीरे कलेक्शन करते तो हम 1 साल के हो गए, ऐसा हम मानते हैं। काल द्रव्य के जो भेद अपन करेंगे तो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, ऐसे हम देखेंगे। तो वर्तना किसे कहते हैं? प्रति समय 6 द्रव्यों में जो उत्पाद वे ध्रुव्य होता रहता है उसका नाम वर्तना है। प्रति समय एक समय में ये पर्याय का निकलना, दूसरे समय पर्याय का विनाश और ध्रुव्य बना रहना, ये किसका है? काल द्रव्य का। ये अपने आप ही वर्तता है, इसमें सहिकारी कारण होता है, काल द्रव्य होता है, इसीलिए उसको वर्तना कहते हैं। और यही निश्चय काल भी कहलाता है। ये क्या? क्योंकि निश्चय काल शुद्ध द्रव्य एक समय वर्ती है, इसलिए वो ऐसा। परिणाम, हाँ, 5वें अध्याय में मिल जाता है। फिर परिणाम अपने स्वभाव को न छोड़कर पर्याय के बदलने में जो परिणाम होता है, जैसे जीव के परिणाम क्रोधादि और पुद्गल परिणाम रूप रस आदि है, ये परिणाम जो अपने स्वभाव में होते रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं ना। रूप रस गंध, ये परिणाम कहलाता है। ये काल द्रव्य का ही
आपके ऊपर एक प्रकार का उपकार मान के चलिए। तो परिणाम हुआ, फिर क्रिया, द्रव्य में जो परिस्पंदन होता रहता है, 10 द्रव्य में जो परिस्पंदन रूप क्रिया हो रही है वो परिणाम क्रिया कहलाती है। जैसे गाड़ी इत्यादि का चलना और मेघ आदि जो है, इनमें जो क्रिया हो रही है, जुड़ना, घटना, मिलना, तो ये बंद में अपन ने देखा था। लेकिन इसमें सहयोग किसका है? काल द्रव्य का। जैसे मान लो गाड़ी है आपकी, कितने साल चलेगी आप पूछते हैं, 10 साल की तो गारंटी है। आप बोलते हैं ना 1 साल की गारंटी है, तो ये 1 साल काल द्रव्य तो है ना। तो ये 1 साल की जो क्रिया 1 साल तक वो व्यवस्थित रहेगा भैया, ये उसका काल द्रव्य। ऐसे गाड़ी तो अपने वैशेषिक और प्रायोगिक 2 प्रकार से इसको लेके चलेंगे। तो प्रायोगिक में जो गाड़ी इत्यादि के प्रयोग इत्यादि किए जाते हैं वो प्रायोगिक होता है क्रिया रूप, और मेघ आदि जो मेघ का घटना आवरणा, इसमें जो विघटन रूप जैसे है बना हुआ है, चला जा रहा है, इसमें जो काल द्रव्य का अपना वैशेषिक रूप से संयोग निमित्त पड़ता है। अब आता है परत्व अपरत्व। तो जो परत्व का अर्थ होता है छोटा बड़ा, और अपरत्व का होता है छोटा। तो जैसे भाई आप 2 भाई हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप कलेक्शन कैसे काल से तो बताते हो, ये मुझसे 2 साल बड़ा है, ये मुझसे 2 साल छोटा है। तो ये परत्व रूप और अपरत्व रूप, ऐसे काल द्रव्य के आपके यहाँ पर उपकार हो जाएंगे। आचार्य भगवान अपने चिंतन से कहते हैं, जैसे कि चाह शब्द से और क्या ले सकते हैं अपन, क्या एक सूत्र आता है ना परत्व, तो और भी जैसे फसल का पकना, ऋतुओं का बदलना, फूल का फूलना, फूल होता है ना, समय फूल आता है चला जाता है, भूख इत्यादि का लगना, अपने को समय पे भूख लगती 12 बजे ही, जिसका जिस समय भोजन का समय होता है अपने आप उस समय आपको भूख लगाती, और जैसे वो निकलता है उसके बाद अब लगता है कि हाँ अब ठीक है, आपको भूख नहीं है। जब उसका जो समय हो, किसी का 10, किसी का 12, किसी का 1, तो अलग अलग समयों में अलग अलग भूख आपको देखी जाती है। तो ये उस समय का समय का प्रभाव है ना, काल का प्रभाव, ये काल का प्रभाव ऐसा देखा जाता है जीवन में। तो ये विशेष तौर से काल द्रव्य के रूप में हमारे सामने उपकार देखे भी गए। तो कुछ काल द्रव्य के यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारे काल द्रव्य परिवर्तन, लेकिन पुरानी अवस्था को नई अवस्था को छोड़ता है और नई अवस्था को धारण करता है, पुरानी अवस्था को ही छोड़ने में मुख्य रूप से काल द्रव्य अपना सहयोग करता रहता है। एक बात ये भी कि इसमें भी उदासीन निमित्त जल लगाना, परिवर्तन होते हुए द्रव्य का ये तो लक्षण है इसलिए, लेकिन ये उदासीन रूप से, क्योंकि कील जो होती है ना, अपन ने चाक के नीचे कील का उदाहरण दिया, वो कील जबरन घुमाती नहीं चाक को, उसमें निमित्त बनती, संयोग बनती है। ऐसे ही काल द्रव्य भी निमित्त बनता है, जबरन किसी द्रव्य को प्रेरित नहीं करता, क्योंकि ये भी प्रेरक निमित्त नहीं है। काल द्रव्य क्या है? उदासीन निमित्त, क्योंकि एक तो अजीव है और अमूर्त है, इसके भी 2 लक्षण है ना, परिणमन, अजीवत्व और अमूर्तत्व, ये 3 लक्षण इसके भी इसमें भी घटेंगे। तो इस परिणमन इसका विशेष लक्षण है, परिणमन काल द्रव्य का विशेष लक्षण रूप में आप मान के चलेंगे इस प्रकार से। तो हमारे पास मुख्य रूप से काल द्रव्य के जो परिणाम, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, इस प्रकार से हमने काल द्रव्य के ये भेदों को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं अपन लोग। अब काल द्रव्य हमारा निश्चय और व्यवहार काल द्रव्य से हमारा एक प्रकार से 2 भेदों में बढ़ गया, ये हमारे दिमाग में याद रखना। कल एक चीज की चर्चा आपसे कर रहा था, थोड़ा सा उसको एक बार और आपके लिए चर्चा का विषय बनाता हूँ। कल अपन लोक की चर्चा कर रहे थे, तो इसी लोक में ये काल द्रव्य भी वहीं पाया जाता है ना। तो अपन लोकाकाश और अलोकाकाश, ऐसे अपन 2 द्रव्य की
चर्चा वहाँ पे करते थे कि आकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश। एक प्रश्न जो उठता है उसकी चर्चा आपसे यहाँ पे करता हूँ। उनका महाराज ये तो समझ में आता है कि कालधर्म परिणमन में सहायता करता है, तो ये समझ में नहीं आता महाराज कि भाई जीव द्रव्य, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है और काल द्रव्य, ये 5 द्रव्य तो अपने आप चूंकि लोक के अंदर ही रहते हैं, इसलिए लोकाकाश कहते हैं, 14 राजु व्याप्त होके रहते हैं। तो ये परिणमन में काल द्रव्य चूंकि असंख्यात कालाणु होते हैं, है ना। लेकिन जो आकाश द्रव्य जो अलोकाकाश है, भाई लोकाकाश में तो परिणमन हो रहा है आकाश द्रव्य का, अलोकाकाश वहाँ तो कोई द्रव्य है ही नहीं, सिर्फ आकाश ही आकाश द्रव्य, वहाँ तो जीव नहीं है, पुद्गल नहीं है, धर्म नहीं, अधर्म, काल द्रव्य नहीं। तो जब वो काल द्रव्य नहीं है तो वहाँ परिणमन कौन करा रहा है आकाश को? क्योंकि आकाश आपके यहाँ द्रव्य रूप में मान्य है। लोकाकाश में तो काल द्रव्य है, तो काल द्रव्य में यहाँ से परिणमन तो लोक आकाश का समझ में आता है। लेकिन जो अलोकाकाश है, यही तो प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि काल द्रव्य तो है ही नहीं वहाँ, तो काल द्रव्य से हो रहा ना यहाँ तो परिणमन। आपके यहाँ काल द्रव्य एक एक आकाश, जितने लोकाकाश है उस लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु है, उस कालाणुओं के माध्यम से लोकाकाश में उत्पाद वे ध्रुव परिवर्तन। जो अलोकाकाश है वहां तो कोई आकाश, वहां तो काल द्रव्य है ही नहीं। तब प्रश्न उठाया कि वहां लोकाकाश में परिवर्तन, अलोकाकाश में परिवर्तन कैसे होता है जब काल द्रव्य है ही नहीं? तो क्या वो कूटस्थ है, वो द्रव्य नहीं है क्या? वो भी द्रव्य। ये उनने प्रश्न के रूप में रखा। तो अपने को उत्तर इसको अच्छे समझ लेना, इसका उत्तर बहुत क्लियर साफ है। कैसे लिए कल विशेष तौर से आपका मैंने ध्यान में कहा था कि ये एक अखंड प्रदेश है। क्या है ये? हाँ, ये 2 भाग नहीं है आकाश के। आकाश, आकाशस्य अनंता, आकाश एक अखंड प्रदेश है। अनंत आकाश देवी, आकाश अनंत होते एक है। जैसे धर्म द्रव्य एक द्रव्य है, आकाश द्रव्य एक द्रव्य और अधर्म द्रव्य एक द्रव्य से। कालाणु असंख्यात है, जीव अनंतानंत है और पुद्गल संख्यात असंख्यात अनंत है और एक अणु वाला भी है पुद्गलाणु। तो हमारे पास एक अणु, एक प्रदेशी, असंख्यात, संख्यात और अनंत प्रदेशी, ये तो हो गया पुद्गल। तो जब काल एक, ये हमारा जब आकाश द्रव्य को हम देखेंगे तो आकाश एक अखंड प्रदेश वाला मिलेगा। तो हमें ये 2 नहीं है, पहले ही कह दिया था आपसे, इसलिए 2 नहीं है। जब यहाँ परिवर्तन होगा तो वहां भी परिवर्तन होगा। जैसे कि मान लो पतंग है, पतंग यहाँ पे आपकी पतंग वहां होती है, यहाँ से हम खींचते हैं तो वहां पतंग में उड़ान आती कि नहीं आती है। लेकिन आप वहां गए नहीं, पतंग यहाँ आई नहीं, लेकिन फिर भी आपकी डोर यहाँ बंदी होने से उसमें परिवर्तन, उड़ान का परिवर्तन देखा जाता है इधर उधर। ऐसे ही आकाश द्रव्य भार कितना ही बड़ा हो, लेकिन जब कालाणु यहाँ पर घूमेगा तो ये याद रखना है आपको कि कालाणु के, जो कालाणु इस आकाश द्रव्य में परिवर्तन लाएंगे उन्हीं कारणों से उसमें परिवर्तन, क्योंकि वही एक साथ होगा ना, क्योंकि एक अखंड प्रदेश है, एक अखंड द्रव्य है। वो समझ में आ गया? अब जैसे मान लो ये छड़ी आप यहाँ से घुमाओगे तो वहां तक लंबी है तो वहां तक घूमेगी, उसके लिए अलग से कोई थोड़ी चाहिए व्यक्ति को। ये आपके दिमाग में आ गया अब ना। आकाश अखंड द्रव्य होने से उसको लोकाकाश के लिए कोई अलग से कालाणों की जरूरत, अलोकाकाश के लिए कालाणु की जरूरत नहीं है। लोकाकाश में जो कालाणु हैं उन्हीं कालाणुओं से अलोकाकाश में भी परिवर्तन देखा जाएगा, क्योंकि ये काल आकाश 2 द्रव्य नहीं होके एक अखंड द्रव्य है। मात्र लोक 14 राज्य होने से उसको हमने 2 भागों में बुद्धि से बांटा है, न कि वो कोई 2 भाग हैं उसके। हमारी बुद्धि से हमने, आप कभी कभी कोई गेम खेलते हैं ना, तो गेम खेलते हैं तो भाई
आप लोग इधर आ जाओ, ये हमारी टीम हो गई और वो हमारी टीम हो गई, ऐसा कहते हैं। परिवार में मान लो 10 सदस्य हैं, तो 10 सदस्य में आप कहते देखो 5 लोग इधर आ जाओ, 5 लोग उधर, तो ये 2 भाग नहीं हो गई, परिवार तो एक ही है, कोई 10-20 परिवार नहीं हो गई है, परिवार तो एक है। हाँ, अभी टीम के लिए बांट दिया कि भाई उधर वाला भाग उनका, इधर वाला। ऐसे ही आकाश 2 भागों में नहीं है, हमने बुद्धि से उसको 2 भागों में बांटने का पुरुषार्थ किया। ये आपके दिमाग में अब ये विषय आपके लिए इसलिए देने का मन था कि आपकी याद रहे। कभी कभी उलझ जाता है व्यक्ति, फिर लोकाकाश में महाराज कैसे परिवर्तन होता होगा, तो कुछ नहीं होता है। जो लोकाकाश में कालाणु है वही अलोकाकाश को भी परिवर्तन कराते, क्योंकि आकाश एक द्रव्य होने से, एक पूरा अखंड द्रव्य होने से ये परिवर्तन देखा जाता है। कल 3 लोग के बारे में जो चर्चा थी उसको भी एक बार और आपको पूरा कर देता हूँ। जो हमारे पास, आपके पास नक्शा है, वो नक्शा उठा लो तो आप देखने में आपको अच्छा रहेगा वो नक्शा। वहाँ से हमारे पास 14 राजू ऊंचा अपने पास लोक है ना, अपन कल देख रहे थे। वह लोग जब हम देख रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि जो लोक है, जिसमें 2 भागों, अभी चर्चा का अपन विषय बना रहे थे, धर्म और धर्म के भाव। एक इधर भी दे देना नक्शा, ये इधर। तो धर्म और अधर्म के वेद से हम जो इसको विवक्षा कर रहे थे, तो वहां पर हम ये देख रहे थे कि धर्म, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव, ये 6 द्रव्य से अपन ने लोकाकाश का, लोकाकाश का। तो हमने ये देखा 7 राजू ऊपर ऊर्ध्व लोक में तो स्वर्ग इत्यादि की विवक्षा है, 16 स्वर्ग, 9 ग्रीवक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, फिर ऊपर जाके सिद्धिशिला, सिद्धिशिला के ऊपर सिद्धलोक। फिर हमने नीचे देखा खर भाग, पंख भाग, अबुल भाग, फिर रत्न शर्करा प्रभु पृथ्वी के जो अबुल भाग नारकी वहाँ रहते हैं। फिर हमने देखा कि शर्करा प्रभा नाम का नरक है, फिर बालुका प्रभा, फिर है धूम प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातमा प्रभा, ऐसे। फिर नीचे जब आए थे तो हमें कलंकला नाम की एक पृथ्वी दिखी थी, है ना। तो हमने ये देखा था। अब इसमें एक चीज ये, जो ये पूरी लाइन है, तो हमने इसमें 2 भागों में देखा था, एक लोकनाड़ी, एक तृष्णाड़ी। तो लोकनाड़ी तो 14 राजू की है और तृष्णाड़ी है 13 राजू में कुछ कम। तो ये जो भाग है अपने को दिख रहा है ना, ये भाग है हमारे लिए 13 राजू में कुछ कम, ये है तृष्णाड़ी। और जो वात वलय तक और ये नीचे का कंकला पृथ्वी है, यहाँ तक है ये लोकनाड़ी, ये 14 राजू पूरी। इसमें हमें ये देखना है, ये कुछ 1 राजू की चौड़ी और 14 राजू ऊंची जो लोकनाड़ी, इसके बाहर जो ये स्थान है, ये निष्कुट स्थान कहलाते हैं। ये जो है यहाँ पर ये कोने दिख रहे हैं आपको, ये निष्कुट स्थान कहलाते हैं। इन निष्कुट स्थानों में, उनमें सब 2 निगोदिया जीव की राशि भरी पड़ी। कौन से जीव हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखना। फिर जो ये वलय है, ये घनोवात वलय, तनुवात वलय और घनोदधि वात वलय, घनवात वलय, घनोदधि और तनु। घन का अर्थ होता है ठोस, वात का अर्थ होता है हवा। तो जो ठोस हवाओं से बना हुआ है वो घन वात वलय। घनोदधि, उदधि का मतलब होता है जल, उदधि तो जो जल से, ठोस जल से बना हुआ है, घनोदधि वलय, वात वलय। वात यानी हवा, तो जो हवा और पानी ठोस रूप से यहाँ पर रहता है वो घनोदधि वात वलय। और तनु है, नहीं ठोस यानी मतलब वहाँ पानी एकदम ठोस रूप में, मतलब बर्फ रूप में नहीं, ठोस रूप, मतलब गैप नहीं है कहने का, सही मिक्स करके। और जो अपना तनुवात वलय है, तनु होता है मूंगे का, मूंगे कलर एक तनु, तो वहां पे सिर्फ वात वलय है, सिर्फ वात ही वात, तनुवात वलय, घनोदधि वात वलय, सिर्फ हल्का जो हवा है मात्र, वो भी विरल, क्योंकि ठोस नहीं है ना। हाँ, ये विरल। इसमें आप ये देखेंगे पूरे नक्शे में
तो आप ये देखेंगे कि ये पूरा नक्शा आपको दिखेगा 14 राजू ऊंचा, ये 7 राजू इधर से चौड़ा, घटते घटते 1 राजू, बढ़ते बढ़ते 5 राजू, फिर घटते घटते 1 राजू, ऐसा। तो ये पूरा लोक का नक्शा आपका ऐसा बन जाता है। अब थोड़ा सा मध्य लोक को एक बार आप देख लें। तो मध्य लोक, ये आपका पीछे का नक्शा देखो मध्य लोक का है, ढाई द्वीप का। जब हम ढाई द्वीप को देखेंगे तो हमारा ढाई द्वीप में जो बीच का स्थान है ये है जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप 1 राजू लंबा चौड़ा है, ये ऐसा है थाली के आकार का। थाली मतलब बीच में जो ठोस थाली होती है, और ये बीच पूरा ऐसा घूमता है, तो 1 राजू पूरा गोल है ये, और थाली के आकार का है। फिर इसमें आपका बीच में सुमेरु पर्वत मिलेगा, और उत्तर और दक्षिण में देवगुरु और उत्तर गुरु नाम की भोग भूमियां मिलेगी। देखो सुमेरु पर्वत के नीचे जस्ट आपको मिल जाएगी। दक्षिण की ओर चलोगे तो भरत क्षेत्र मिलेगा अंत में, और उत्तर की ओर चलोगे तो आपको मिलेगा ऐरावत क्षेत्र ले, और पूर्व और पश्चिम की ओर चलोगे तो ये विदेह क्षेत्र मिलेगा आपको, पूर्व विदेह पश्चिम विदेह। इस प्रकार से ये जम्बू द्वीप में 6 पर्वतों से 7 क्षेत्र निकले हैं। 6 पर्वतों के द्वारा हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, सिगड़ी, वर्षधर, पर्वता, ऐसा सूत्र है ना आपका। हाँ, और 7 भरत, हेमवत, हारी, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरात, वर्षधर, क्षेत्राणी, तो ऐसा आपका सूत्र है। तो ये 6 पर्वतों से 7 क्षेत्र बनते हैं विभाग। यहीं पर आपको आगे चलोगे तो ये पूरे 1 लाख राजू का लंबा विस्तार लिए हो जाता है। फिर आप इसको और घेरता हुआ देखो तो ये लवण समुद्र है। ये 2 लाख राजू का है ना, 2 लाख योजन, राजू नहीं, राजू तो एक राजू लेना है। तो 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, उससे दुगना लवण समुद्र 2 लाख का। ये लवण समुद्र चूड़ी के आकार का है, वो था थाली के आकार का, ये चूड़ी का आकार का। चूड़ी बीच में से खोखली होती है, बॉर्डर बॉर्डर होती है, ऐसी देखो आप लवण समुद्र पूरा बॉर्डर बॉर्डर में, इसलिए चूड़ी, और ये भी गोल है। आगे चलेंगे अपन तो अपन जब धात्की खंड देखेंगे तो वो है 4 लाख का, 4 लाख योजन, क्योंकि हर दुगना दुगना आपको करते चला जाना। फिर और आगे चलेंगे तो 8 लाख का कालो कालो ददी समुद्र हो गया, कि दोनों कर लिया। फिर इससे चलेंगे तो 16 लाख का पुष्कर वर, लेकिन इसको पुष्करार्ध, तो पुष्कर जहां से आधा होता हो, वो पुष्कर आधा किससे होता है? मानसोत्तर पर्वत से, मतलब उसके बीच में से मानसोत्तर पर्वत आता है तो पुष्करवर द्वीप को आधा कर देते, तो इसको लोग पुष्करार्ध बोलते हैं। तो जम्बूद्वीप, धात्की खंड और पुष्कर, ये 2.5 आपके द्वीप हो जाते हैं। इन 2.5 द्वीप में ये 2 समुद्र आ जाते हैं, लवण समुद्र और कालो ददी। इन्हीं समुद्रों और द्वीपों से जब आप देखेंगे तो यहीं से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। तो मुक्ति के लिए यही स्थान है जहाँ से इन 2.5 द्वीप में। इसके बाद असंख्यात द्वीप समुद्र तक आप चले जाओगे तो एक स्वयंभू रमण और स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, उन्हीं के नाम और उनके द्वीप वाले समुद्र, और ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ये सब देखते देखते आप जाओगे तो पूरा ये अंतिम छोर मिलेगा 1 राजू का। मतलब अपन देखेंगे तो इनको दुगना दुगना करते जाएंगे तो अपने आप ही स्वयंभू रमण समुद्र कितने का हो गया? आधा राजू का, क्योंकि दुगना दुगना हो रहा है। तो जब सबका मिलाओगे तो सबका कितना दुगना होगा? आधा राजू, तो अपने आप आधा हो गया। और उससे आधा करोगे तो स्वयंभू रमण द्वीप हो गया, वो 25 है। तो 25 और 50 75 राजू में, तो मतलब 75% में, तो राजू के 75% में तो स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र हो गया। 25% में असंख्यात द्वीप समुद्र आपके बनेंगे। इस प्रकार से द्वीप और समुद्र का वर्णन आपका इस प्रकार 2.5 द्वीप में ऐसा चला। चलिए कहा कि बाकी गाथा कल देखेंगे। जिनवाणी की ज्ञान।